एक रियल इंसिडेंट सुनो। ईयर 2010, लोकेशन थी गल्फ ऑफ मैक्सिको। समंदर के बीच में एक जायंट मशीन, नाम था डीप वाटर होराइजन। काम लगभग खत्म हो चुका था और लोग मन ही मन सेलिब्रेट कर रहे थे, बस अब वेल सील करना है। अब यहाँ एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, जब आप वेल को टेम्परेरी सिक्योर करते हो तो एक टेस्ट होता है जो बेसिकली ये कंफर्म करता है क्या वेल सच में सील हो गया है या अंदर से प्रेशर आ रहा है। इस टेस्ट को बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर टेस्ट। टेस्ट स्टार्ट होता है और नंबर्स एकदम क्लीन नहीं आ रहे होते। एक साइड पे रीडिंग बोल रही होती है प्रेशर 0 होना चाहिए, पर अंदर से प्रेशर आ रहा होता है अराउंड 1400 PSI का। अब यहाँ एक मोमेंट आता है जब डिसाइड करना होता है। इंजीनियर माइंडसेट बोलते हैं स्टॉप, रीचेक एंड रिपीट द टेस्ट, बिकॉज प्रेशर का मतलब है समथिंग इज नॉट राइट। लेकिन उन्होंने एबनॉर्मल रीडिंग को एक्सप्लेन किया, एक लेबल दे दिया, ब्लैडर इफेक्ट एनुलर कंप्रेशन। यहाँ से चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। टेस्ट को पास मान लिया गया। अब इमेजिन करो रिग पे नॉर्मल नॉइज रूटीन ऑपरेशंस चल रहे हैं और अंदर हाइड्रोकार्बन साइलेंटली एंटर कर रहा है। सडनली गैस वेल से ऊपर आती है। मिनट्स के अंदर रिग पे केओस और अप्रैल 20, 2010 का एक्सप्लोजन। 11 लोग उस दिन वापस घर नहीं पहुंच पाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सुनो, इन्वेस्टिगेशन का सेंटर पॉइंट क्या था? वार्निंग पहले से विजिबल थी, टेस्ट ने सिग्नल दे दिया था, बस उस सिग्नल को इग्नोर कर दिया गया। इसको इमरजेंसी फंड से लिंक करते हैं। हम भी एग्जैक्टली यही करते हैं। रिस्क में सबको पता होता है, जॉब लॉस हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, या फिर कोई भी आपत्ति आ सकती है, पर हम क्या बोलते हैं? FD है, सेविंग में थोड़ा पैसा बचा हुआ है, काम शायद चल जाएगा, या फिर देखेंगे जब आएगा। तो अभी से क्या टेंशन करनी। इमरजेंसी का ब्लास्ट आता है ना, तब पता चलता है प्रॉब्लम पैसा शायद नहीं थी या फिर कभी नहीं थी। प्रॉब्लम थी कि उस समय पर पैसा उतना अवेलेबल नहीं था जितनी की जरूरत थी। क्या पैसा सच में बस एक्सेसिबल था या नहीं था? अगर आपको ये समझना है कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, उसके लिए हम ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो बना चुके हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम समझ लेंगे कि इमरजेंसी फंड का जो पैसा है उसे हमें कहाँ रखना है, कौन कौन से सोर्सेज हैं और हमें किस में कितना रखना चाहिए, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्क्लोज करने वाले हैं। एक छोटा सा सीन, आप हॉस्पिटल के बिलिंग काउंटर पे खड़े हो, पीछे फैमिली और आगे नर्स, और काउंटर से एक लाइन आती है, सर डिपॉजिट अभी करना पड़ेगा। उस मोमेंट पर आप ये नहीं पूछते कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, आप ये भी नहीं सोचते हो कि मेरे को कितना नुकसान होगा। आप सिर्फ एक चीज पूछते हो, UPI हो जाएगा मैडम, या ATM कहीं आसपास में है क्या, कितना दूरी पर है, पैसा अभी निकल जाएगा ना। इमरजेंसी फंड का फर्स्ट लेयर इसीलिए सेव अकाउंट होता है। मैं इसको बोलती हूँ इंस्टेंट वॉलेट, रिटर्न का टूल नहीं, रिस्पॉन्स टाइम का टूल। सेविंग अकाउंट किस काम का है? इस लेयर का काम बहुत ही सिंपल है, सेम डे एक्सेस, UPI, ATM, कैश, जो भी इमरजेंसी में चाहिए। लेकिन यहीं पे ना एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी साइलेंट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो सेविंग है वो अनसेफ है, प्रॉब्लम ये है कि जो सेविंग का रिटर्न है वो यूजुअली बहुत ही लो होता है। अब मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाने वाला हूँ जिससे आपके साथ दिमाग हिल जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आपको सेविंग अकाउंट का जो रिटर्न है, जैसे अपने SBI का मान लेते हैं, वो 2.5 से 3% का मिल रहा है, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि जो 2 लाख रुपए हैं आपने सेविंग अकाउंट में रखे हुए थे और उस पर आप 2.5% का रिटर्न कमा रहे हो, तो कितना हो गया साल का? 5,000 रुपए। अब 5,000 रुपए आप साल का कमा रहे हो, और अगर हम RBI की इन्फ्लेशन रेट को देखें तो वो लगभग है 4%, इसमें 2% का टॉलरेंस है, यानी कि वो 6% भी हो सकता है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो महंगाई दर कितनी है? 4% की, तो 2 लाख इंटू 4%, यानी हो गया 8,000 रुपए। यानी 8,000 से आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो गिर रही है। आपने कमाए कितने? 5,000, और आपकी वैल्यू कितनी गिरी? 8,000। इसीलिए बोलते हैं मेरे दोस्त कि जो सेविंग अकाउंट में आप पैसा रख रहे हो ना, आप ये सोच के मत रखो कि इससे मैं अमीर बनूंगा, इससे मैं रिटर्न कमाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इमरजेंसी के लिए पैसा होना चाहिए। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि इमरजेंसी फंड के लिए यूज तो करो, लेकिन लोग यहाँ क्या करते हैं, हो सकता है कि मुझे मेरी जॉब चली जाए और 6 महीने का पैसा जो है, जितना भी मेरा एक्सपेंसेस होता है, वो सबसे पहले मुझे इमरजेंसी फंड में रखना है और उसको मैंने सेविंग अकाउंट में रख दिया। बिल्कुल गलत। आपको सिर्फ 1 हफ्ते का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को मेरी जो फैमिली कंडीशंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, या फिर मेरे को मेडिकल रिस्क ज़्यादा है, तो 1 से 2 महीने का रख लो, लेकिन उससे ज़्यादा मत रखो। इससे ज़्यादा अगर आपने रखा तो आपका जो पैसा है ना, वो बहुत तेज़ी से उसकी वैल्यू गिर जाएगी और आपको रिटर्न तो वैसे भी बहुत कम मिल रहा है। तो बेटर है आप उसको सेकेंड लेयर पे जाओ, जो कि होगी फिक्स डिपॉजिट या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। फर्स्ट लेयर कहते हैं ना, जैसे कि अपन एक प्याज है, उस प्याज का एक अंदर के लेयर, फिर उसके बाद के लेयर, वैसे हम इमरजेंसी फंड के भी लेयर्स बना रहे हैं। पहला अपन ने कह दिया सेविंग अकाउंट अच्छा होता है, क्यों अच्छा होता है वो भी बता दिया। हम ये भी समझ लिया कि अच्छा होता है, पर हमें उसमें कितना टाइम पीरियड के तक का जो खर्चा है वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अपन नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट और लिक्विड फंड पर। अब आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, पहला FD और दूसरा होता है लिक्विड फंड्स। दोनों ही सेफ फील होते हैं, दोनों ही शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए यूज करते हैं, पर इमरजेंसी फंड में इन दोनों का जो रोल है वो सेम नहीं होता है। इसीलिए अब मैं आपको और डिटेल अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ, ऐसा कंपैरिजन बता रही हूँ जो शायद काफी लोग मिस कर जाते हैं। FD वर्सेस लिक्विड फंड्स में अब कुछ अजम्पशंस मान लेते हैं कि आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए दोनों में, रिटर्न दोनों का 6.5% पर एनम मान लेते हैं।
टैक्स स्लैब जो है वो आपका 30% है, और आपने जो होल्डिंग करी यानी जो आपने पैसा होल्ड किया इन दोनों में, वो किया 5 साल का, में जो रिटर्न है वो ईयरली कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, अब इनको नंबर से समझते हैं अपन। सेम रिटर्न, डिफरेंस सिर्फ आया टाइमिंग का। एफडी और लिक्विड फंड्स दोनों की ग्रॉस वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स बन जाएगी 8.22 लाख। अब एफडी में तो इंटरेस्ट पर 1000 टैक्स लगता है और लिक्विड में एंड में लगता है, टैक्स डिफर हो गया। एफडी में नेट वैल्यू बनेगी 7.5 लाख और उसमें जो लिक्विड फंड है उसमें बनेगी 7.55 लाख। मतलब लगभग कितना फर्क हुआ, 6000 रुपए का। अब ये जो है ना, आपने नंबर देखे, बहुत छोटे नंबर देखे हैं, अगर आप इसका अमाउंट डबल ट्रिपल कर लो तो सोचो इसका डिफरेंस कितना बड़ा बन जाएगा। टैक्स ऑन गेन्स एट रिडेम्पशन, इससे फर्क पड़ा है सिर्फ टैक्स ऑन गेन्स एट रिडेम्पशन, क्योंकि लिक्विड फंड्स में हम तभी टैक्स देते हैं जब हम रिडीम करते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट में हमको हर साल टैक्स देना पड़ेगा, सिर्फ उतना ही डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ टैक्स इंसिडेंस से क्यों आता है, रिटर्न दोनों का सेम है, वही 6.5%, बट एफडी में टैक्स हर साल कट जाता है तो कंपाउंडिंग को फुल फ्यूल नहीं मिलता। एफडी टैक्स ईयरली, इंटरेस्ट का 30% हर साल निकल गया। इफेक्टिवली आपको जो कंपाउंडिंग मिली वो मिली 4.55% की, जबकि दूसरे केस में 6.5% की मिल रही है। लिक्विड फंड टैक्स एंड में, तो 5 साल तक आपका पैसा है वो 6.5% पे ग्रो होता है, टैक्स लास्ट में लगता है। तो जो कंपाउंडिंग है, जो कहते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज, वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सेम प्रोडक्ट लुकिंग रिटर्न, बट नेट में लिक्विड फंड में 5937 रुपीज ज्यादा मिले, सिर्फ इसलिए क्योंकि टैक्स लेट लगता है। ये एक ऐसा कंपैरिजन है, शायद आपने नहीं सोचा हो, यहाँ से मिस हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अभी क्या बताइए। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। एफडी में 1% पेनल्टी का मतलब क्या होता है? काफी लोग सोचते हैं 1% पेनल्टी का मतलब हो गया प्रिंसिपल का 1% कट जाएगा। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, ऐसा डायरेक्टली नहीं कटता है। बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को 1% लोअर कर देती है। आइदर डिपॉजिट पीरियड के एप्लीकेबल रेट से 1% लोअर हो जाता है, या फिर कॉन्ट्रैक्टेड रेट से 1% लोअर हो जाता है। विच एवर इज लोअर, जो भी अमाउंट बनता है वो उस हिसाब से कैलकुलेशन चलती है। चलिए अब इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने एफडी करवाई 6 लाख रुपए की और आपने 1 साल की एफडी करवा रखी थी। अब 6 महीने में आपको इमरजेंसी कुछ पड़ गई, तो आप जब ये पैसे निकालोगे तो क्या करेगी, आपको ये नहीं कि सपोज जो 12 महीने का जो भी इंटरेस्ट रेट था उससे नहीं कैलकुलेशन होगी, वो क्या करेगी बैंक, आपको 6 महीने की जो एफडी रेट होगी उसको कंसिडर करेगी, उसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देगी, लेकिन उसमें 1% और कम कर देगी। मान लेते हैं कि आपका, हम लोग से रफ ले रहे आइडिया, साल की भर की जो एफडी की रेट थी वो 7% थी। ठीक है, तो आपको कितना मिलना चाहिए था, 7% - 1 यानी 6% मिलने चाहिए थे। लेकिन अगर 6 महीने की एफडी की रेट 5% है, ठीक है, तो वो आपको रिटर्न किस पे कैलकुलेट करके देगी, 5 - 1 यानी कि 4% पे आपको रिटर्न मिलेगा, ना कि आपको 6% पे मिलेगा। ये जो है ना, ये 1% ये बहुत भारी पड़ गया, प्लस इंटरेस्ट रेट जो है वो भी आपको कम मिली। तो अपन बोल सकते हैं एफडी में इमरजेंसी का कॉस्ट क्या हुआ, इंटरेस्ट हेयर कट प्लस पेनल्टी इफेक्ट प्लस प्रोसेस में भी बहुत सारी दिक्कत होती है। इमेजिन करो आपको इमरजेंसी बफर 6 लाख है और सडनली खर्चा आ जाता है 30,000 रुपए का। ठीक है, अपन एक और सिनेरियो इमेजिन कर रहे हैं, जैसे कोई सपोज मान लेते कार रिपेयर करनी है, कोई हॉस्पिटल का टेस्ट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपके पास, एफडी में पैसा रखा है। अब एफडी में प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा मिलेगा नहीं, हम जब चाहेंगे तो जाके एफडी तोड़ सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि एफडी का जो स्ट्रक्चर है वो लॉस जैसा फील होता है। आप सीन इमेजिन कीजिए, आप बैंक ऐप खोलते हो, वहाँ एफडी शो कर रही है 6 लाख की। अब आपके दिमाग में नेचुरली 2 थॉट्स आएगी कि यार अगर मैं 6 लाख की एफडी तोड़वाऊं, क्या 30,000 रुपये तो निकालने हैं मुझे, लेकिन मुझे जरूरत है और कोई तरीका नहीं है, तो मुझे 6 लाख की एफडी तोड़नी पड़ेगी 30,000 रुपये निकालने के लिए। और अगर तोड़ दी तो पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट हेयर कट जो अपन ने पहले डिस्कस किया उसका नुकसान और होगा। तो जमा पूंजी टूटी जो कि अकाउंट में तो और खर्चे भी हो सकते हैं, दूसरा माल को ये सारा लॉस भी झेलने पड़े। इसीलिए कहते हैं एफडी इमरजेंसी के काम करती है, पर साइकोलॉजिकली तोड़ना थोड़ा हैवी महसूस होता है। इसीलिए बहुत बार एफडी में इमरजेंसी का पैसा रखना हमेशा समझदारी नहीं होती है। ऑप्शन बी समझते हैं, लिक्विड फंड में पैसा रखा था। अब सेम सिचुएशन है, ठीक है, लिक्विड फंड में भी 6 लाख रुपए रखे हुए हैं और इमरजेंसी है या कोई 30,000 रुपये निकालना है। अब आपको दिमाग में क्या आएगा, कोई बात नहीं, हम 30,000 रुपये तो रिडीम करने, बाकी के जो 5,70,000 रुपये वो तो वैसे इन्वेस्टेड रहेंगे। आपने ऐप खोला, रिडेम्पशन मारा, और जो इन टैक्स लगेगा वो भी सिर्फ जो 30,000 का जो गेन कमाया है उस पर टैक्स लगेगा, ना आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़े। बस डिफरेंस क्या है, लिक्विड फंड में आप यूनिट्स के हिसाब से रिडीम करते हो, मतलब आपको पूरी होल्डिंग को रिडीम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिक्वायर्ड पार्टी आप निकालते हो। बाकी का जो 5,70,000 है वहीं की वहीं इन्वेस्टेड रहता है, कंपाउंडिंग भी चलती रहती है, आपकी पूरी प्लानिंग डिस्टर्ब नहीं होती है। इसमें ऐसी फीलिंग आती है कि पूरा पैसा निकाल दिया। अब एग्जिट लोड का सवाल, अब आपने काफी लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा आपने एफडी की बुराइयां तो कर ली, अब आप ये कैसे भूल रहे लिक्विड फंड में एग्जिट लोड भी होता है। हाँ, कुछ लिक्विड फंड्स में होता है, पर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। मैं आपको ये नंबर से समझाती हूँ। यूटीआई लिक्विड फंड्स में एग्जिट लोड शेड्यूल मेंशन किया है। जैसे फर्स्ट डे में कितना रेट है, 0.0070%, सेकेंड डे में 0.0065%, थर्ड डे में 0.0060 और सिक्स डे में 0.0045%। आप इसको 6 लाख पे फील करो एक बार की, कितना एग्जिट लोड लग रहा है। लिक्विड फंड में अगर आप 6 लाख के ऊपर ये कैलकुलेशन करते हो तो कितना बना, एक दिन का 42 रुपए, 3 दिन में कितने बने, 36 रुपए।
और अगर अपन 6 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 27 रुपये, सिर्फ इतना ही एग्जिट रोड लगना है। काम वो इतनी 1% के हिसाब से कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन निकल रही थी इंटरेस्ट लॉस की। अपन जो एफडी में पेनल्टी देखी है उसके हिसाब से तो इंटरेस्ट बहुत हद तक कम हो गया था। लिक्विड फंड में कितना लगा, ये कुछ रुपए। और सबसे बड़ी बात है, आप देखो कि धीरे धीरे करके जो ये अमाउंट एग्जिट रोड वो भी कम हो रहा है और ना ये हजारों में आ रहा है, और एक वीक के बाद तो ये जीरो हो जाएगा। तो हम इसमें एग्जिट रोड के बारे में बात ही क्यों करें? लिक्विड फंड में एक तरह से इसलिए बोला था कि कोई एग्जिट रोड होता ही नहीं है, ये तुरंत कैश है। अब इमरजेंसी फंड का नेक्स्ट लेयर क्यों बोलते हैं लिक्विड फंड को? क्योंकि इसमें 4 चीजें एक साथ आ जाती है। पहला स्पीड, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा स्ट्रक्चर और जनरली बेटर एफिशिएंसी देन सेविंग्स। लिक्विडिटी फास्ट एग्जिट देती है। लिक्विड फंड्स को रिडेम्पशन T+1 डेट्स के बेसिस पर प्रोसेस किया जाता है और आपका जो भी अकाउंट से लिंक्ड है उसमें क्रेडिट हो जाता है पैसा। कुछ केसेस में इसमें इंस्टेंट रिडेम्पशंस के ऑप्शंस भी मिलते हैं स्मॉल इमरजेंसीज के लिए। कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस देती है, जैसे कि मैंने देखा था, एक स्टडी करी थी उसमें मैंने देखा कि एक्सिस लिक्विड फंड में इंस्टेंट रिडेम्पशन की फैसिलिटी है, बट उसमें लिमिट आई थिंक 50,000 रुपीज़ की लिमिट है। उससे ज़्यादा आप एक बार में इंस्टेंटली रिडीम नहीं कर सकते, या फिर 90% ऑफ योर टोटल वैल्यू विच एवर इज लोअर, उतना अमाउंट आप एक बार में निकाल सकते हो। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि देखो सेविंग अकाउंट में जो रिटर्न्स है ना वो आपको प्री डिफाइंड होते हैं कि हाँ हमें 3%, 2.5% जितना भी मिलेगा, बट जो लिक्विड फंड्स में जो रिटर्न्स है वो गारंटीड तो नहीं है, जनरली मार्केट लिंक्ड होते हैं। और फिर भी ऐसा देखा गया है कि इसके जो रिटर्न्स है वो स्टेबल है, और अगर आप अच्छे से स्टडी करके अच्छे म्यूचुअल फंड्स में डालते हो तो रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही आता है जितना उसमें डिफाइंड होता है, जब तक कि कोई बहुत बड़ा क्रेडिट लॉस ना हो जाए, कोई कंपनी डिफॉल्ट ना कर जाए, उसके बिना सब सेम सा ही रहता है उसके अंदर। लिक्विड फंड सेफ होता है क्या, ये काफी लोगों के मन में आता है। एफडी जैसा रिटर्न गारंटी होता है क्या? एक लाइन याद होगा, मैंने शायद अभी सही बताया भी, लिक्विड फंड्स लो रिस्क है पर गारंटीड नहीं है। एफडी में अगर आप पैसा रखते हो तो एक प्रॉमिसिंग रिटर्न मिलता है, बट उसके कुछ शॉर्टकमिंग्स जो मैंने पहले डिस्कस किए थे। अगर लिक्विड फंड्स का एनुअल रिटर्न लिखा है 6.5%, तो नॉर्मल डेज में इतना मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर कोई मार्केट शॉक हो जाए या कोई ऐसी कंडीशन हो जाए तो एनीवे आपको डाउन भी देखने को मिल सकती है, 6.5% का हो सकता है रिटर्न ना मिले। ये कुछ सवाल है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ जैसे अभी लिक्विड फंड का। क्या दूसरा सवाल होता है लिक्विड फंड में लॉस हो सकता है क्या? एनीवे कब गिरती है? जब मार्केट में पैनिक सेलिंग या रेट्स जंप होता है, तब लिक्विड फंड्स भी ना वॉबल कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि मार्च 2020 में शॉर्ट पीरियड में डेट मार्केट में भी स्ट्रेस आया। इक्विटी मार्केट तो गिरा ही था, डेट मार्केट भी थोड़ा गिर गया था। तो हम ये नहीं बोल रहे कि हाँ हर समय स्टेबल रहेगा, बट कुछ वर्स्ट केसेस हो सकते हैं जिसके अंदर मार्केट गिर जाए। जैसे ILNFS एपिसोड के अराउंड रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ लिक्विड या कह सकते हैं अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स के NAVs के अंदर 1% से ज्यादा की गिरावट देखी गई थी, और कुछ केसेस में फॉल और भी बड़ा हो सकता है। लिक्विड फंड्स लो ड्यूरेशन होते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क लो होता है, पर लो का मतलब जीरो नहीं होता है। और अगर पोर्टफोलियो में क्रेडिट इशू आ गया, फॉल मीनिंगफुल हो सकता है। देखिए इसमें हम बोलते हैं कि जो क्रेडिट रिस्क है वो कम है पर जीरो नहीं है। एफडी पे डिपॉजिट इंश्योरेंस, ब्लैक बैंकिंग होती है। लिक्विड फंड में क्या प्रोटेक्शन होती है, ये भी एक कंपैरिजन का पॉइंट आता है। एफडी में एक सेफ्टी नेट होता है, लिक्विड फंड में इंश्योरेंस नहीं होता है, ठीक है। रिस्क कंट्रोल होते हैं। एफडी के अंदर इंडिया में DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस जो कि 5 लाख रुपए पर डिपॉजिट पर बैंक की होती है। मुझे पता है आपके मन में अभी एक सवाल और चल रहा होगा कि एफडी के डिपॉजिट पे तो DICGC का इंश्योरेंस होता है, तो ऐसा कुछ लेयर लिक्विड फंड में भी होता है क्या? तो ऐसा नहीं होता। एफडी के अंदर काफी लोग जानते हो कि 5 लाख तक की लिमिट होती है, पर बैंक लिमिट होती है ये। तो ऐसा कुछ सेफ्टी नेट इसमें तो नहीं है कि अगर आपके पैसे डूबे तो आपको 5 लाख रुपए तक कोई रिकवरी नहीं मिलेगी। प्रोटेक्शन का बेस होता है पोर्टफोलियो क्वालिटी प्लस सेबी के रूल्स प्लस डाइवर्सिफिकेशन तक मिल जाता है आपको लिक्विड फंड्स में। सेबी फ्रेमवर्क में लिक्विड फंड्स शॉर्ट मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि अप टू 91 डेज में इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वैसे सेफ्टी है, बट वो गारंटीड वाली इंश्योरेंस जैसे सेफ्टी इसमें नहीं मिलती है। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि लिक्विड फंड में डिफॉल्ट रिस्क होता है क्या? क्रेडिट क्वालिटी कैसे चेक करूं? लिक्विड फंड को एफडी ऑल्टरनेटिव तब बनाओ जब आप पोर्टफोलियो को AAA+ ट्रेजरी हैवी जैसे लिक्विड फंड्स में रखते हो। डिफॉल्ट रिस्क कब आता है? जब कॉर्पोरेट CP/CD में लोअर क्वालिटी एक्सपोजर लेता है और इशूअर में स्ट्रेस, डाउनग्रेड या डिफॉल्ट आ जाए तो। पोर्टफोलियो में अगर आप T-bills, गवर्नमेंट, TR, EPS, रेपो ऑन G-Sec का वेट ज्यादा होता है तो इन शॉर्ट आप क्या कर सकते हैं, लोअर रेटेड पेपर्स जैसे कि AA-A जैसे होल्डिंग्स को अवॉइड करो। AMC की वेबसाइट पर फैक्ट शीट में चेक करो कि उनकी टॉप होल्डिंग्स क्या है, क्रेडिट पोर्टफोलियो देखो उनका, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, अगर आपको कोई भी लगता है कि नहीं अच्छा था इसमें ये वाला पार्ट मिस रह गया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उन सबको भी पॉइंट्स को भी कवर कर सके। तब तक के लिए हैप्पी रिटायरमेंट।